हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माविंस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है चैलेंजेस इन फॉर्मुलेटिंग हर्बल कॉस्मेटिक्स। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो कॉस्मेटिक्स एंड कॉस्मेटिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, एम फॉर्म और बी फॉर्म दोनों तरीके के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि जो हर्बल कॉस्मेटिक्स हम फॉर्मुलेट करते हैं तो उस दौरान हमें कई ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर फॉर्मुलेशन हर्बल कॉस्मेटिक्स की नहीं हो पाती है। जो क्वालिटी हर्बल कॉस्मेटिक्स बनने चाहिए वो नहीं प्रोड्यूस हो पाते हैं। तो ऐसे में कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? सबसे पहले जो है वो इथेनिक फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इथेनिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पर जो ये जो फैक्टर है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है लाइट। तो लाइट से क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, लाइट जो होता है वो यहाँ पे लाइट से मतलब है सनलाइट से। ठीक है। तो जो भी हम लोग हर्बल कॉस्मेटिक्स प्रोड्यूस करते हैं या उनका जो कल्टीवेशन करते हैं, तो हमें हर्बल कॉस्मेटिक्स बनते कैसे हैं? मतलब पहले हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल, जो कि होती हैं हर्ब्स। तो अब जो हर्ब्स होती हैं, तो हर्ब्स को हमें क्या करना पड़ता है? उनको प्लांट्स को हमें कल्टीवेट करना पड़ता है। हर्ब्स जो है वो एग्रीकल्चर लैंड में क्या होता है, उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ता है। प्रोडक्शन से मतलब हमारा ये है कि हमें उनको क्या करना पड़ता है? पहले ग्रो करना पड़ता है, उगाना पड़ता है, कल्टीवेट करना पड़ता है। मतलब उनकी हमें जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनका हमें क्या करना पड़ता है? फार्मिंग। तो मेडिसिनल प्लांट्स की फार्मिंग हमें करनी पड़ती है। तो अब उस दौरान किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर पहला जो फैक्टर है वो है लाइट। अब लाइट जो है वो सनलाइट से मतलब है, यहाँ पर लाइट से मतलब जो है वो सनलाइट से है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो सनलाइट होती है वो केवल और केवल सनलाइट ही है जो एक्सटर्नल सोर्स होता है एनर्जी का, किसी भी प्लांट की लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये जो यहाँ पे लाइट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइट की वजह से जो पौधे होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनमें जो है फोटोसिंथेसिस होता है। ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके अलावा जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं ये लाइट की प्रेजेंस की वजह से ही हो पाती हैं। प्लांट मूवमेंट्स, सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग एंड वेजिटेटिव ग्रोथ, लाइक ट्यूबर फॉर्मेशन, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं लाइट की प्रेजेंस की वजह से होती हैं। तो यहाँ पर लाइट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल दें आपको, तो जो ड्राई वेदर होता है, ड्राई सनी वेदर, तो इसमें बढ़ जाता है प्रोपोर्शन ग्लाइकोसाइड्स का। मतलब जब अच्छी धूप होती है और पेड़ पौधों पे अच्छी सनलाइट जो है वो पड़ती है, तो ग्लाइकोसाइड्स का प्रोडक्शन या प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाता है ड्राई सनी वेदर होने पर। ऐसे ही ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल यहाँ पर मैं दूँ तो डिजिटलिस, आपने इस ड्रग का नाम सुना होगा। तो ये जो है ग्लाइकोसाइड होता है डिजिटलिस। अब दूसरा जो एग्जांपल दें तो एल्कलॉइड की हम बात करें, तो एल्कलॉइड में भी प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ जाता है ड्राई सनी वेदर में। ठीक है। अगर यहाँ पे हम एल्कलॉइड की बात करें तो एग्जांपल है बेलाडोना। तो दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल हैं। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, जो कि है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन के लिए, या किस तरीके का जो है एथनिक फैक्टर है और किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं इसमें? तो टेम्परेचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन को। तो मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन को कैसे ये जो है अफेक्ट करता है, देखते हैं। अ, अब जैसे हम एग्जांपल लें यहाँ पे कि अगर अचानक जो है टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाए, घट जाए, डिक्रीज हो जाए, तो जैसे आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन की वजह से प्लांट्स के जो स्पेसेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस, उसकी वजह से, तो इसमें क्या होगा कि वाटर जो होता है वो बाहर आने लगता है। ठीक है।
वाटर बाहर आने लगता है सेल से और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, प्लांट जो है वो डाई हो जाता है, प्लांट जो है वो मर जाता है, खत्म हो जाता है, सूख जाता है ड्राउट और डेसिकेशन की वजह से। तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल दें, जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन जो है लो टेम्परेचर पर घट जाता है, लो टेम्परेचर अगर हो जाता है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन घट जाता है। अब जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है वो भी टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से इसके घटने या बढ़ने की स्थिति में जो है फोटोसिंथेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें रेट ऑफ रेस्पिरेशन की, तो वो बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम अगर लें, तो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सिनकोना, आपने नाम सुना होगा इस ड्रग का। तो ये जो है सिनकोना, इसके लिए सबसे अच्छा जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो 58 से 73 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, जैसे कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी भी 55 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पे काफ़ी अच्छी जो है वो इसकी ग्रोथ होती है। फिर बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? ये जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में या जो है वो क्लाउड्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जो वाटर होता है वो ज़मीन की सतह से एवापोरेट होके कहाँ पहुँच जाता है, वो एटमॉस्फेयर में पहुँच जाता है। और वहाँ पे क्या फॉर्म करता है, या तो फॉग जो है इस तरीके का फॉर्म करेगा, मतलब ह्यूमिडिटी जो ह्यूमिड ड्रॉपलेट्स होती हैं उसके फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है ऊपर, या फिर जो है क्लाउड्स इस तरीके के जो है वो क्लाउड्स बना लेता है। तो क्लाउड्स के फॉर्म में और हमें जो है फॉग के फॉर्म में ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में दिखाई देती है। अब जो मेजर सोर्स होता है वाटर वेपर्स का एटमॉस्फेयर में, वो एवापोरेशन की वजह से, जो अर्थ है, सपोज ये अर्थ है, तो यहाँ से जो सरफेस से वाटर एवापोरेट होता है वो एवापोरेट होके कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में, और वहाँ पर फॉग के रूप में या फिर जो है क्लाउड के रूप में वो हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो मेजर सोर्स होता है वाटर वेपर्स का, तो वो अर्थ सरफेस से ही मिलता है। और जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट से, तो मेजर इफेक्ट होता है ह्यूमिडिटी का प्लांट की लाइफ और क्लाइमेट पर। तो वाटर के एवापोरेशन से, इसके कंडेंसेशन से और प्रेसिपिटेशन से, ये सभी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर, RH। तो ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी अफेक्ट करती है स्ट्रक्चर को, फॉर्म को और ट्रांसपिरेशन को प्लांट्स में। तो इस तरीके से ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी वाला जो फैक्टर है वो एक यहाँ पे अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे एल्टीट्यूड की। तो एल्टीट्यूड से मतलब है कि यहाँ पर जो है मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन के लिए या हर्बल जो प्लांट्स होते हैं उनके कल्टीवेशन के लिए एल्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब एल्टीट्यूड में जैसे जैसे इंक्रीज होता है, मतलब जैसे जैसे एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, वैसे ही वैसे टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो घटता जाता है। तो एल्टीट्यूड बढ़ने से क्या होता है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगी, वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी घटता चला जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि जो वाइंड की वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जो हवा की वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, और लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें घटती हैं और ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है, जैसे जैसे चेंज होती है ऊंचाई के साथ साथ, वैसे ही वैसे क्या होता है, ये जो प्रोड्यूस होते हैं चेंजेस, वेजिटेशन जो प्रोसेस होता है या पैटर्न होता है उसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिलते जाते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, एक बिटर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं जेंशिया में, वो इंक्रीज हो जाते हैं एल्टीट्यूड के साथ। और जो एल्किलॉइड होता है जैसे एकोनीटम आपने सुना होगा, तो इसमें भी क्या होता है कि इसके अलावा एक पेपरमिंट
यहाँ पे आपने सुना होगा पेपरमिंट ऑयल या मेंथा ऑयल, तो उसका भी जो है वो कंटेंट कम हो जाता है। तो अब ये पेपरमिंट ऑयल की कंटेंट कैसे घट जाती है, जैसा मैंने आप बताया कि जैसे जैसे जो क्लाइमेट है, जो एल्टीट्यूड है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनका जो है इसमें ऑयल कंटेंट कम होती चली जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो रेनफॉल है, नेक्स्ट फैक्टर हमारा रेनफॉल। तो रेनफॉल किस तरीके से अफेक्ट करता है? भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जो रेनफॉल होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन के लिए। तो जो मेन सोर्स वाटर का, मेन सोर्स जो होता है सॉइल के लिए, वो क्या होता है? रेन वाटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। अब ये सपोज ये जो है वो रेन वाटर है, ये क्लाउड है और ये जो है रेन हो रही है। ठीक है, घबराइए मत, आप नहीं भीगेंगे इस रेन से। तो ये सपोज मैं बस आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो इस ये जो रेन होती है जब भी, तो नेचुरल जो रेनफॉल होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें प्रोसेस क्या होता है कि जो वाटर मेन सोर्स होता है वाटर का, वो सॉइल के लिए वो क्या होता है? यही होता है रेन वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, जो रेनफॉल और स्नोफॉल जो होती है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन पे इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। अब जो रेनफॉल से होने वाला जो जो फ्लो है, जो पानी है, वो क्या होता है? इस तरीके से नदियों के रूप में बहने लगता है। ये पानी जो है वो नदियों के रूप में बहने लगता है। इसके अलावा जो लेक्स हैं, लेक्स में परकोलेट्स होने लगता है इनटू दी सॉइल। तो ये नदियों और लेक जो होती हैं उनके थ्रू क्या होता है, जो नीचे जो मिट्टी है उसमें परकोलेट होने लगता है, मतलब उसमें सोखने लगती है। वो मिट्टी जो होती है वो इस पानी को सोख लेती है, सोखना शुरू कर देती है, अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो यही अब क्या होता है, तो जैसे ही ये इसमें सोख ले, सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी ग्राउंड वाटर को, और बाकी जो रिमेनिंग वाटर होता है वो फिर से एवापोरेट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में जाके इकट्ठा हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ फॉग और क्लाउड। फिर अब क्या होता है कि ये जो वाटर जो नीचे जो एब्जॉर्ब हुआ था सॉइल द्वारा, तो सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल मिनरल्स उसमें घुल जाते हैं, और उसी के साथ साथ क्या होता है कि डिज़ोल्व होने के साथ साथ अब जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसी वाटर और सॉइल से, क्या है, अपने न्यूट्रिएंट्स या अपने जो मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरीके से उनकी जो है ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने लगती है। तो इस तरीके से ये रेनफॉल जो फैक्टर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो फैक्टर है वो है सॉइल। और सॉइल जो फैक्टर है, ये हम लोग सभी जानते हैं कि जो सॉइल होता है वो अर्थ की सरफेस लेयर को ही हम सॉइल कहते हैं। अब जो सॉइल होती है वो बनती कैसे है, तो क्लाइमेटिक जो कंबाइंड एक्शन ऑफ क्लाइमेट फैक्टर्स लाइक प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनसे बनती है। तो सॉइल शुड कंटेन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो सॉइल में क्या क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स के अलावा सॉइल में जो है ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैटर, और इसके अलावा कुछ अदर एलिमेंट्स भी होते हैं। तो इन सभी से जो है वो सॉइल बनी होती है। अब क्या होता है कि ये सभी चीज़ें प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और जो हर्बल प्लांट्स हैं या मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी क्वालिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये ऑप्टिमम होते हैं, अच्छा होता है ये सभी चीज़ें। ऑप्टिमल सॉइल कंडीशन इंक्लूडिंग सॉइल टाइप, ड्रेनेज, मॉइस्चर रिटेंशन, फर्टिलिटी और पीएच, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज और टारगेट मेडिसिनल प्लांट पार्ट पे डिपेंड करती हैं। उसके लिए हमें कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा पीएच चाहिए, कैसी फर्टिलिटी, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है उनका कल्टीवेशन करते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो है वो फैक्टर्स थे, कौन से? एथनिक फैक्टर्स। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। दोस्तों इसके आगे यही जो है टॉपिक अभी कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम बाकी और फैक्टर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस हमारे सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी के
पार्ट 2 में।